So welcome students. Today we are trying to look at the another concept of increasing and decreasing, that is neither increasing nor decreasing. How we can say that any some function is neither increasing nor decreasing? On what basis we are supposed to tell that function is neither increasing nor decreasing? For example, I would like to draw a simple graph of a circle on a Cartesian plane. Okay, this is 0 degree, this is 90 degree, and this is pi. Okay, from 90 degree to 0, from 90 degree to I would call it better 0 degree to 90 degree. From 0 degree to 90 degree the graph is increasing. Okay, and from 90 degree to pi the graph is decreasing. Okay, 0 to 90 it's increasing, and 90 to pi it's decreasing. So you will simply call that in interval of 0 to 90 graph is increasing, and 90 to pi graph is decreasing. Very simple. But what if I give you a interval that includes both of these values? For example, the interval of 0 to pi, what would you say now? आप अब क्या कहेंगे कि 0 से लेकर पाई तक फंक्शन इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज? क्योंकि आधे रास्ते में तो इंक्रीज है और आधे रास्ते में डिक्रीज है. तो ऐसी ही सारी सिचुएशन में वी से द फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग. ठीक है. वन मोर एग्जाम्पल विद द ग्राफ ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. cos x का ग्राफ बनाएंगे. Let's suppose this line represent 0 degree, this line represent pi by 2 degree, this line represent pi, and this line represent 3 pi by 2. ओके, तो आप सबको पता है ये 1 है, ये -1. ये मैक्सिमम वैल्यू है जो हमें कॉस के फंक्शन में देखने को मिलती है. 1 मैक्सिमम एंड -1 मिनिमम. तो कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो ग्राफ वुड बी ड्रॉन दिस वे. और कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, तो ग्राफ विल ड्रॉन दिस वे. कॉस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 0, नाउ द ग्राफ विल ड्रॉन दिस वे. ठीक है. ये इधर हम बीच में एक वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे 2 पाई की. तो 2 पाई से ये आगे कैसे जाएगा? ऐसे 2 पाई पे वैल्यू क्या होती है 1 होती है. ठीक है. तो ग्राफ ऐसे जाएगा. तो आपको कुछ इंटरवल्स मिल गए हैं 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई, पाई से 3 पाई बाई 2, एंड 3 पाई बाई 2 से 2 पाई. बाय लुकिंग एट दिस ग्राफ ओनली you can conclude that graph the function of cos x is decreasing in interval of 0 से pi by 2, and further it is decreasing in the function in the interval of pi by 2 to pi. But now you can see very clearly from this graph that function of cos x is increasing from interval of pi to 3 pi by 2, and again it is increasing from interval of 3 pi by 2 2 pi. ठीक है. वेरी क्लियर. अब हम देखते हैं कि अभी तक तो हमने बात कर ली. अब हम देखेंगे कि अगर मैं आपको बोलूं कि बताओ ये जो ग्राफ है पाई बाय 2 से पाई तक तो इंक्रीज हो रहा है, बट व्हाट इफ आई गिव यू द इंटरवल ऑफ पाई बाय 2 टू 3 पाई बाय 2. पाई बाय 2 से लेके 3 पाई बाय 2 का मैंने आपको इंटरवल दे दिया. अब आप मुझे बताइए कि जो फंक्शन है इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? What would you say? It doesn't look neither increasing nor decreasing. सेम आपको वही लग रहा है, क्योंकि आधे रास्ते तो फंक्शन आपका इंक्रीज दिखा रहा है और आधे रास्ते आपका फंक्शन आधे रास्ते डिक्रीज दिखा रहा है और आधे रास्ते इंक्रीज दिखा रहा है. तो इन ऑल सच कंडीशन यू वुड रेफर दिस फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल. ओके, आई होप द थिंग इज क्लियर टू यू. आपको समझ में आ गया होगा. अब इस चीज़ को हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के मेथड से भी प्रूव करने की कोशिश करेंगे. सो द फंक्शन इज
कॉस एक्स, तो पहले इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, माइनस साइन एक्स। तो अब पहला इंटरवल लेते हैं अकॉर्डिंग टू ऑल दिस ग्राफ, ठीक है। इस ग्राफ की मदद से हम सारे इंटरवल ले लेते हैं। पहले 0 π/2, 0 से लेके π/2 के बीच में कोई भी एक वैल्यू बोलो, लेट सपोज 30, ठीक है। तो मैं 30 रख लेता हूँ यहाँ पे, 30 मीन्स π/6, क्या वैल्यू मिली, -1/2। नेगेटिव, नेगेटिव बोले तो f'(x) smaller than 0, less than 0, function is decreasing in interval of 0 से π/2। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हमारा ये कंक्लूजन निकला है कि हमारा ग्राफ है डिक्रीजिंग 0 से π/2 के इंटरवल में। ये तो हमारा मेथड है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और देखिए ग्राफ में भी हमें यही देखने को मिला है कि हमारा जो ग्राफ है वो जो फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है इन द इंटरवल ऑफ 0 से π/2। इन द नाउ विल चेक इन द नेक्स्ट इंटरवल 0 से लेके पाई तक के बीच में। 0 से पाई के बीच में देखेंगे फंक्शन था वही सेम cos x, डेरिवेटिव आया वही माइनस साइन एक्स। अब हमने वैल्यू जो लेनी है, जो इंटरवल है हमारा वो है हमारा π/2 से पाई, यानी 90 से लेके 180 के बीच में। तो 90 से लेके 180 के बीच में लेट सपोज आई वुड टेक 90 टू 180 के बीच में हम वैल्यू ले लेते हैं 135। 135 ठीक रहेगा। तो 135 होता है क्या बच्चों, 135 को हम कैसे लिखते हैं, π-45, π-45, यानी 180 में से अगर हम 45 को माइनस कर दें तो कितना आता है, 135 ही आता है ना। तो 135 को मैंने कैसे लिखा हुआ है, π-135। क्लियर। तो ये वैल्यू अब हम इस फंक्शन में रखते हैं, साइन π-4। तो हम सबको पता है कि जब हम π-θ करते हैं तो सिंपल थीटा आ जाता है यहाँ पर, और हमें देखना पड़ता है कि अब हमारा जो फंक्शन है कौन से क्वाड्रेंट में चला गया है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, π-θ यानी सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। तो मेरे को इसमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो माइनस में ही रहेगा मेरा ये आंसर। और क्या है, -√2, ठीक है। तो मैंने अगेन क्या देखा, मेरी वैल्यू आ गई नेगेटिव, मतलब फंक्शन इज लेस देन 0, मीन्स डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग इन द इंटरवल ऑफ 90 टू पाई, यही इंटरवल लिया था। तो 90 से पाई में भी हमारी वैल्यू डिक्रीजिंग आ रही है। जरा ग्राफ देखें, 90 से पाई में देखो डिक्रीजिंग था, और यही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से भी हमारा निकल के आया। अब हम ये वाला इंटरवल ले लेंगे, पाई से लेके 3π/2 तक। तो मैं डायरेक्टली इसके डेरिवेटिव में वैल्यू पुट करता हूँ। इसका डेरिवेटिव क्या आया था, माइनस का साइन एक्स आया था डेरिवेटिव। तो इसमें हमको एक वैल्यू पुट करनी है। तो वैल्यू हम क्या लें इसमें, वैल्यू हमको वैल्यू पुट करनी है 180 से लेके 270 के बीच में। तो मैं लेट सपोज 210 ले लेता हूँ। 210 कितना होता है बच्चों, 210 कितना होता है, 180 प्लस 30 210 होता है। ये 180 से लेके 270 के बीच में आता है। इसको हम कैसे लिखते हैं, पाई प्लस π/6, कितना हो गया हमारा, 7π/6। ये होता है हमारा 210। तो इस मैनर में मैं अपनी वैल्यू लूँगा। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ पाई प्लस π/6। ठीक है। तो अब देखते हैं क्या हमारा आंसर आता है। तो स्टूडेंट्स हमको पता है कि साइन पाई प्लस थीटा पे वैल्यू रिपीट होती है, यानी पाई प्लस थीटा थीटा ही होता है।
यानी पाई बाय 6 आ जाएगा इसकी जगह। ये ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन है, रूल है ये, ओके, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का, कि पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है। लेकिन अब हमें देखना है कि हम कौन से क्वाड्रेंट में चले गए। ये होता है पाई 180, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में बच्चों हमारा साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो एक माइनस तो पहले से ही था और एक माइनस हमारा इससे आ गया, ठीक है। तो साइन पाई प्लस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा। तो अब इसमें क्या हुआ कि जब ये ब्रैकेट खुलेगा, माइनस से माइनस टकराएगा, यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू बन जाएगी साइन पाई बाय 6, और साइन पाई बाय 6 कितना होता है, यानी साइन 30 कितना होता है, 1/2। यहाँ हमें देखने को क्या मिला है कि आंसर हमारा आ गया पॉजिटिव, यानी एफ डैश एक्स जो था वो 0 से बड़ा आ गया, यानी फंक्शन कैसा हो गया, इंक्रीजिंग इन इंटरवल ऑफ पाई से लेके 3π/2, इसी के बीच में वैल्यू ली थी। तो हमारा इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है, देखें, पाई से लेके 3π/2 इंक्रीजिंग, सेम एज इट इज़, ठीक है। तो यही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से भी हमारा कंक्लूजन निकला। लेकिन अब हम इसको देखो कैसे नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग करते हैं। अब मैं आपको इंटरवल दे देता हूँ π/2 से लेके 3π/2। आपके पास अब इंटरवल है π/2 से 3π/2। तो अब इसमें हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि हमारा जो फंक्शन था π/2 से लेके पाई तक कैसा है, 90 से लेके 180 तक मेरा फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग, और 180 से लेके 270 तक क्या है, इंक्रीजिंग। तो इसी इंटरवल के बीच में एक बार माय फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड वन टाइम माय फंक्शन इज डिक्रीजिंग। फंक्शन इज इंक्रीजिंग and decreasing in this interval, so it is called that this function is neither increasing nor decreasing in interval of π/2 to 3π/2। तो हम क्या कहेंगे कि इस इंटरवल के बीच में हमारा फंक्शन नीदर इंक्रीजिंग है नॉर डिक्रीजिंग है, ना ही घट रहा है ना ही बढ़ रहा है, क्योंकि हम पहले ही चेक कर चुके हैं कि इस फंक्शन के बीच में एक बार इस इंटरवल के बीच में एक बार फंक्शन इंक्रीजिंग है और एक बार फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो ओवरऑल इस इंटरवल में वी वुड कम टू दिस कंक्लूजन दैट फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। आई होप कि आपको ये लोग समझ में आया होगा। ओके, इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो वी विल ट्राई टू सॉल्व द NCERT questions, and then we will solve more complex question basis on the first derivative method. Okay students, I hope the thing is clear to you. We will meet in the next video. Thank you students.